दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके जीएस की डे 4, ठीक है, और आज का काम आज ही एंड हो जाना चाहिए। मैंने आपको पहले हिदायत दी है, इन क्लासेस का कोई फायदा नहीं रहेगा अगर इसको आप पेंडिंग में रखोगे। सोचोगे नहीं यार चलो आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, कल नहीं तो परसों पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं चलने वाला है। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा एक प्रकार का लोड कहो या कुछ भी कहो, चाहे आपके ऊपर है या मेरे ऊपर, हम दोनों के ऊपर है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के साथ ही लोड होगा, ये मेरे साथ भी होगा क्योंकि मुझे इतनी क्लासेस एक्स्ट्रा करानी पड़ रही है। और ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो जीएस की जो समस्या आ रही है आप लोगों को, आपने 3 क्लासेस देख ली होंगी, उससे कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि पैटर्न उसी तरीके से पूछता है एग्जाम में। कोई भी एग्जामिनर हो तो मैं कोशिश करूंगा कि 30 क्लासेस के अंदर कम से कम आपके 150 टॉपिक कवर हो जाएं। जैसे 6 इस तरीके से, या कभी 4 कभी 5 इस तरीके से हम लोग चाहेंगे। तो बिल्कुल डटे रहो, मतलब अंत समय तक डटे रहना है मैदान जंग में। ये एक प्रकार की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्वर्णिम मौका है, सुनहरा मौका है। और इस बार अगर आप लोग इस बार तर गए तो तर गए, ठीक है। 2023 को अपनी जिंदगी का एक ऐसा ईयर बना दीजिए, एक ऐसा साल बना दीजिए जहां आप अपनी सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ेंगे। यानी कई लोग तो पहले से जॉब में होंगे, लेकिन अधिकांश बच्चे बेरोजगार हैं। तो पहली सीढ़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि यही आपकी डेस्टिनेशन है, यही आपका गंतव्य स्थान है, यही आपका एंड हो जाएगा, ये नहीं। आप यहां से स्लोली चढ़ना शुरू कीजिए। लाइफ में बहुत मौके मिलेंगे अलग अलग क्षेत्र में नाम कमाने के। इसके अलावा आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि स्टडी विथ योगेश जो फैमिली है, आज मतलब कल लगभग 1.5 लाख छात्र इसमें जुड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे किसी न किसी तरीके से अगर छात्र जुड़ रहे हैं तो मान के चलिए किसी न किसी स्तर पे उनको फायदा हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जीएस का डे 4 हमारा जो चल रहा है, जीएस की क्लासेस का एक प्रकार की रैंडम क्लासेस हैं। इसमें भी आज मैं पहला टॉपिक जो कवर करने वाला हूं, पहला लिखो महासागरी। और ये ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा दे रहा हूं, ठीक है। लवणता, सिलेबस भी चेक कर लेना, यही दिया होगा सिलेबस में, महासागरी लवणता, ठीक। महासागरी लवणता को सबसे पहले किस में डिनोट किया जाता है, यानी अगर कभी ये क्वेश्चन आता है इनमें से महासागरी लवणता को कैसे, मतलब आप लोग औसत लवणता कितनी होती है, महासागरी लवणता यानी औसत लवणता कितनी होती है, लिखो महासागर की औसत लवणता, ऐसे लिखा होगा 35 लिखा होगा। उसके बाद आपको जो परसेंटेज का वो होता है ना साइन, उसी तरीके का बनता है, ठीक है। ये 1 होता है, ये डबल होता है, यानी प्रति 1000 में 35, ठीक है, यूनिट जो है महासागर की औसत लवणता है। 350 नहीं, इसको ध्यान रखना, 35 को ऐसा कर दो, ये 0 और उसके ये जो परसेंटेज वाला साइन है वो अलग है, ठीक है, पर 1000 में होता है। तो इसकी औसत लवणता 35 होती है और ये महासागरी लवणता को डिनोट करने वाला साइन है ये वाला, ठीक है। इसको 350 मत कर देना, कोई भरोसा नहीं है आपको। दूसरा आपको हमेशा याद रखना, जो महासागरी लवणता होती है बच्चों, उसमें सबसे इसका मुख्य सोर्स क्या होता है, यानी इसमें किसके आधार पे इतनी ज्यादा लवणता होती है, मुख्य स्रोत भूमि होती है, लैंड, ठीक है। बाकी पानी वानी तो उसके जो बहता हुआ पानी है ये तो कारक है ना, फैक्टर, लेकिन मुख्य सोर्स इसका जो होता है लैंड यानी भूमि होती है, इसको भी ध्यान रखना। और इसमें सर्वाधिक जो लवणता पाई जाती है, किस चीज से पाई जाती है, सर्वाधिक लवणता सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सर्वाधिक किस चीज से पाई जाती है अगर पूछेगा, महासागरी लवणता जो होती है उसमें सर्वाधिक जो होता है, ये अधिकता किसकी होती है, सर्वाधिक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl लिख लो, ठीक है। सोडियम क्लोराइड लिख लेना इसको ब्रैकेट में, सोडियम क्लोराइड इसके कारण इसमें होती है। दूसरा एक आप लोग याद रखना, हेलोक्लाइन किसको बोला जाता है, महासागरी लवणता जो होती है उसको बोला जाता है बच्चों हेलोक्लाइन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, हेलोक्लाइन, यानी गहराई के साथ साथ जैसे आप जाओगे लवणता का जो दर होती है, जो रेट होती है, प्रवणता जिसको बोलते हैं, रेट ऑफ ये जो होता है, इसी को बोलता है हेलोक्लाइन। यानी हेलोक्लाइन का सीधा सीधा अर्थ अगर आपसे ये पूछता है तो इसका मतलब होता है जल लवणता की प्रवणता कितनी है, यानी गहराई बढ़ने के साथ साथ लवणता कितनी हो रही है, ऐसे लिख लो जल लवणता की प्रवणता, यानी इसका ये मतलब है प्रवणता, आप गहराई बढ़ने के साथ साथ कितना आपका लवणता में इंक्रीज हो रहा है, उसी को हेलोक्लाइन बोला जाता है। औसत पूछेगा इतना, मुख्य सोर्स पूछेगा भूमि, सर्वाधिक किसके कारण ये होती है, सोडियम क्लोराइड। अगर इतने से अगर उसको चयन नहीं आता है तो वो ये पूछेगा कि सर्वाधिक लवणता किसकी है, तो सर्वाधिक विश्व में जो होती है, वन ऑफ द मोस्ट जो है यहाँ पे वो है वान झील टर्की की, ठीक है। सर्वाधिक लवणता जहां पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, देखिए एक तो वान झील लिखे आप, वान लेक, ठीक है,
वन लिख के ब्रैकेट में लिख लो आप लोग क्या, टर्की। दूसरा लिखो मृत सागर, डेथ वैली, मैंने बताया था ना डेथ वैली कहाँ पड़ता है। इन दो जगहों पे ना बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती है, लवणता पाई जाती है। ये है टर्की में, ठीक है, और ये कहाँ है, कैलिफोर्निया में, यानी यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। मैंने आपको बताया था मृत सागर, लास्ट क्लास में मैंने शायद आपको इसको समझाया भी था कहाँ है, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लिखो, ग्रेट साल्ट झील कहाँ पर है, ग्रेट लवणी झील, ग्रेट साल्ट झील ये कहाँ है अगर पूछता है पेपर में, तो ये आपका हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर इतने से अगर आपका लवणता का प्रश्न बन गया तो बन गया, वरना इससे बाहर नहीं आएगा, और आ भी गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, इससे लवणता आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है वो लवणता से संबंधित, हमने इसके मेन फैक्ट देख लिए। बिल्कुल डटे रहना है अंत समय तक, और चौथी ही क्लास में इतना अगर आपको मिल पा रहा है तो सोचिए जब 30 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो कितना चीजें आपको जीएस का कवर हो जाएगा। और मेरी कोशिश तो ये है आपकी जो 30 से 35 नंबर की जीएस आनी है, 30, 32, 33 नंबर की मैक्सिमम क्वेश्चन इस पोर्शन से आ जाए आपके, मैं ये चाहता हूं, ठीक है। तो सेकंड आप लोगों को लिखना है बच्चों ज्वार भाटा। आप लोगों ने सुना होगा ज्वार और भाटा, यानी कुछ नहीं है बच्चों, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, तो वो क्या करते हैं, एक बार समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है ज्वार, एक बार नीचे की, मतलब ज्वार भाटा इस तरीके से चीज है, ठीक है। लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार, तो इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये सिलेबस में भी दिया है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें बच्चों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस किस की होती है, सूर्य प्लस चंद्रमा प्लस पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण, ठीक है। इनका जो बल होता है, यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यही मुख्य कारण होता है किस चीज का, अपने आप में ज्वार भाटा आने का, ठीक है। यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बल के कारण, कौन सा बल हो सकता है वो, आकर्षण बल, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लिख लो सीधे सीधे, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, बल के कारण। अब इसमें क्या होता है, ये आकर्षण होता है, इसमें ये अट्रैक्ट करते हैं, ये भी आकर्षण करता है, ये भी आकर्षण करता है चंद्रमा, ठीक है। ये खाली इतना नहीं लिखना है आपको, गुरुत्वाकर्षण लिख लो आप लोग, आकर्षण, ठीक है। और जो अर्थ होती है हमारी पृथ्वी होती है, उस पर दो फोर्स लगते हैं, एक सेंट्रीपिटल लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल लगता है, ठीक है। अभिकेंद्री अपकेंद्री बल सुना होगा आपने, ये पृथ्वी जो होती है इसके कारण, यानी इसमें भी अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल काम करते हैं, ठीक है। पृथ्वी के ब्रैकेट में लिखो अभिकेंद्री यानी केंद्र की ओर, ठीक है, केंद्री, और अपकेंद्री यानी सेंटर से बाहर की ओर। आपको सिंपली इतना याद नहीं करना है, इतना परेशान हो जाओगे आप। सिंपल सी बात, ज्वार भाटा किससे आता है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, तीनों की इसमें क्या है भूमिका है, इसको आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे जो महासागर होते हैं, महासागर में कभी भी जैसे तरंगें उठती हैं, यानी उसके ज्वार के उठने का कारण क्या है, चंद्रमा, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, लिखो महासागर में उठने वाले ज्वार का मुख्य कारण किसका आकर्षण है, उठने वाले ज्वार का मुख्य कारण, मुख्य आकर्षण किसका है इसमें, मतलब किसके कारण उठता है, चंद्रमा के कारण, ठीक है। इसका फोर्स इसमें सबसे ज्यादा लगता है, इसको ध्यान रखना। महासागरों में चंद्रमा का इफेक्ट सबसे ज्यादा रहता है, और तीनों में भी सब चंद्रमा का ही सबसे ज्यादा क्या लगता है, प्रभाव रहता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। महासागर में उठने वाले ज्वार का मुख्य कारण लिख दिया। अब देखो जब वृहत ज्वार आते हैं, बड़े ज्वार आते हैं, वो किसको आते हैं, दोनों डेट पे, पूर्णमासी और अमावस्या का, ठीक है। लिखो वृहत ज्वार कब आते हैं, क्या लिखोगे, बृहद ज्वार कब आते हैं, ये आते हैं बच्चों अमावस्या व पूर्णिमा को। अब ये परेशान मत होना कि ज्वार क्या है, ये इतना टाइम है ही नहीं कि अभी पढ़ा सकूं, अमावस्या व पूर्णिमा को यहां पर क्या आते हैं, अपने आप में बृहद ज्वार आते हैं। और बृहद ज्वार में भी किसकी भूमिका रहेगी, अपने आप में चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही सीध में आते हैं। इसमें लिखो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आते हैं, सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी जब एक सीध में आते हैं तो कौन से ज्वार आते हैं, एक सीध में आते हैं तो कौन से ज्वार आते हैं पूछेगा, तो ये बृहद ज्वार आते हैं। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखो दैनिक ज्वार भाटे का जो समय होता है वो कितना होता है, ठीक है। लिखो दैनिक ज्वार भाटा, लिखो दैनिक ज्वार भाटा कितने समय में आते हैं, ये ध्यान रखना। ये होता है बच्चों 24 घंटे 52 मिनट में, ठीक है। यानी 24 आवर एंड 52 मिनट पर दैनिक ज्वार भाटा आता है। और अर्ध दैनिक अगर आएगा यानी आधे दिन का, तो इसका हाफ कर दो, 24 का आधा 12 घंटे, 52 का आधा 26 मिनट, ठीक है। ये ध्यान रखना कि पूरा दैनिक ज्वार भाटा और अर्ध दैनिक ज्वार भाटे का जो ड्यूरेशन होता है वो कौन सा होता है, समय, ठीक है। अब देखना बच्चों आमतौर पर जो ज्वार भाटा आते हैं, यानी बृहद ज्वार और लघु ज्वार के बीच का जो अंतर होता है वो 7 दिनों का होता है। तो लिखो आमतौर पर वृहत व
लघु ज्वार क्या लिखोगे आप लोग? आमतौर पर वृहत व लघु ज्वार भाटा के बीच का अंतर, लघु ज्वार भाटा के बीच का अंतर, के बीच का अंतर ये कितने डेज का होता है? 7 दिनों का। ठीक है, 7 दिनों में ये जो है आमतौर पर क्या होता है? रिपीट होते रहते हैं। इसको भी आप लोगों ने क्या रखना है? माइंड में रखना है। ठीक है, ज्वार भाटा सर्वाधिक प्रभाव किसका रहता है? ज्वार भाटा में अगर पूछता है तो चंद्रमा का। ठीक है, तो इधर लिखो सर्वाधिक प्रभाव किसका रहेगा इसमें? सर्वाधिक प्रभाव ये रहता है तो चंद्रमा का। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि ज्वार भाटा में सर्वाधिक प्रभाव किसका रहता है, आपसे पूछेगा पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तो चंद्रमा का। ठीक है, सबसे ऊंचे ज्वार कहां पर आते हैं विश्व में? फंडी की खाड़ी में, बे ऑफ फंडी। ठीक है, सबसे ऊंचे ज्वार अब कहाँ है? फंडी की खाड़ी, ये तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, ऊंचे ज्वार बे ऑफ फंडी में, यानी फंडी की खाड़ी में आते हैं, फंडी की खाड़ी में आते हैं। ठीक है, इससे अगर प्रश्न बन गया तो बन गया, नहीं तो ज्वार भाटे से भी कुछ नहीं बनने वाला, तो छोड़ देना फिर। ठीक है, ज्वार भाटा। इसके बाद जैसे ही ज्वार भाटा हमने कंप्लीट किया, एक और टॉपिक उसने सिलेबस में लिखा है, उसका नाम है वायुमंडल। ठीक है, और उससे तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रहते ही रहते हैं। वायुमंडल अब हमेशा से बच्चों ना कौन सा टॉपिक रहा है? हॉट टॉपिक रहा है किसी भी एग्जाम में जाने के लिए। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक आप लोग क्या लिखोगे? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल। अब देखो ये क्या है? वायुमंडल विभिन्न गैस है इसमें। ठीक है, तो वायुमंडल में जो गैस का सीरीज है इसमें कौन कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन, यानी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, जो कि 78.08% तक, यानी 78.08% इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, जबकि 20.95 हाँ ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, ये नाइट्रोजन, फिर लिखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, लगभग कितना? 20.98%, यानी कहीं ना कहीं लगभग 21% तक यहाँ क्या पाई जाती है? हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गन पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या आती है? आर्गन पाई जाती है। 4 मुख्य गैस है। ठीक है, फिर क्या पाई जाएगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मुख्य गैस है। इसके अलावा यानी सर्वाधिक भाग किसका पूछता है? तो नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही लगभग कितना आपका 99% पोर्शन हमारा जो है वायुमंडल का कवर कर लेते हैं। ठीक है, अन्य गैसेस जो है बहुत कम मात्रा में वहां पाई जाती है, तो इसका सीरीज याद रखना। दूसरा, हमेशा आपसे ये क्वेश्चन पूछता है वायुमंडल का पृथ्वी की, ऐसे लिखो, वायुमंडल का पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो क्रम होगा। ठीक है, ऊपर जाने पर जो क्रम होगा वो क्या होगा? कैसे होगा? देखो, सबसे पहले कौन सा मंडल आता है बच्चों? शोभ मंडल। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये सीरीज पूछता है कैसे आता है। उसके बाद आता है बच्चों समताप मंडल, समताप, बाकी डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों मध्य मंडल, तीसरा। उसके बाद आता है बच्चों आयन मंडल, और उसके बाद आता है बहिर्मंडल। ठीक है, ये इसकी सीरीज है। कौन सी? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो वायुमंडल होता है उसकी सीरीज इस तरीके से आती है। क्षोभ मंडल में समस्त मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। लिखो, मौसम संबंधित समस्त घटनाएं, समस्त घटनाएं किस मंडल पे होती है पूछेगा पेपर में? तो क्षोभ मंडल, यानी बादल बनना, वर्षा, ठीक है, हिमपात, धूल, आंधी, तूफान, सब यही होता है। धूल, आंधी, तूफान, ये सब के सब घटनाएं कहां पर होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना आप। ठीक है, दूसरा, बादल व अन्य मौसम संबंधी कोई भी घटना अगर कहां नहीं होती पूछता है तो समताप मंडल में। ठीक है, मौसम संबंधी कोई घटना नहीं लिखो, ना बादल बनना, ना कोई संबंधित घटना नहीं। अगर मौसम संबंधी कोई घटना ही नहीं होगी इस मंडल में तो जो जेट विमान होते हैं उनको चलाने के लिए आदर्श माना जाता है। तो अगर पूछता है कि कौन से वायुमंडल के स्तर पे जेट विमान या हवाई जहाज वगैरह चलते हैं, जेट विमान उड़ने के लिए आदर्श कंडीशन कौन सी है पूछेगा तो समताप मंडल कर देना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन होता है। ठीक, इसके बाद आपको हमेशा याद रखना होगा बच्चों, जो ताप और ओजोन परत होती है वो किस स्फीयर में पाई जाती है? समताप मंडल, यानी इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ओजोन परत कहां पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ओजोन परत कहां पाई जाती है पूछता है तो समताप मंडल में। कहां? समताप मंडल।
ओजोन परत कहां पर पाई जाती है अगर पूछता है तो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन मंडल कहां पर पाई जाती है, ओजोन परत, तो समताप मंडल में। ठीक, इसके अलावा बच्चों याद रखना, जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं उसको हमारी पृथ्वी पर पहुंचने से कौन रोकता है, ये ओजोन परत। लिखो, ये इसका मुख्य काम क्या है, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रेडियो एक्टिव जो किरणें होती है, ठीक है, को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। अगर पूछेगा कौन सा है, पहुंचने से रोकता है, तो कौन सा हो जाएगा, अपने आप में ये ओजोन परत हो जाएगी। तो ओजोन परत कहां पाई जाती है, समताप मंडल में। इसका मुख्य कार्य क्या है, ये भी आपको यहां पे क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखना ये कहां कितनी इसकी हाइट होती है, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर तक पाई जाती है। लिखो, पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक। ठीक है, और अगर ये कभी क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई तक अपने आप में ओजोन परत पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए हमेशा कितना, 15 से 20 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट अपने आप में पेपर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये याद रखना बच्चों, समताप मंडल का जो ये है, यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ताप ह्रास दर है, क्योंकि जैसे जैसे आप ये समताप मंडल तक कवर हो गया, ठीक है, यहां तक आगे मत मिटाना, मतलब आपके पास तो स्पेस होगा ना, मैं मिटा रहा। ठीक है, देखो, जो ताप जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान घटता है। ठीक है, लेकिन समताप मंडल कहीं कहीं ऐसा होता है कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ताप ह्रास दर यानी ऐसा लिखो, तो ये क्या होता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिर जाता है। यानी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पे जो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होगा प्रति कितने में, यानी 1000 मीटर, यानी प्रति 1 किलोमीटर आप जाओगे, यानी जैसे जैसे आप 1 किलोमीटर जाओगे प्रति 1000 मीटर या 1 किलोमीटर, ठीक है, इतना तापमान, यानी 6.5 डिग्री टेम्परेचर गिरता है प्रति 1000 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर में। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड आता है बच्चों आपका मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद आता है आपका कौन सा, आयन मंडल और बहिर्मंडल। आयन मंडल में क्या स्पेशल बात है, जितने भी हम रेडियो तरंगे यहां से भेजते हैं पृथ्वी की सतह से, ये यहां से परावर्तित होकर वापस आते हैं। ठीक है, लिखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेडियो तरंगे यहीं से परावर्तित होती हैं। ठीक है, रेडियो तरंगों का परावर्तन लिख दो। ठीक है, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है किस मंडल से, आयन मंडल से। यानी जितने भी हम रेडियो एक्टिव भेजते हैं यहाँ से, वो सब के सब यहाँ से रेडियो वेव्स जो होती हैं यहाँ से क्या होती है, वापस आती हैं, वो परावर्तित होती है। और दूर संचार प्रणाली भी इसी में रहती है। ठीक है, जो हम ये दूर संचार प्रणाली सुना होगा ना आपने, दूर संचार प्रणाली किस मंडल से संबंधित है, लिखो, दूर संचार प्रणाली। यानी अगर कभी पेपर में पूछता है कि दूर संचार प्रणाली किस अपने आप में मंडल से संबंधित है, आयन मंडल यानी आइनोस्फीयर इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, यानी संचार, इसके बाद दूर संचार प्रणाली। अब इसके अलावा एक और चीज पूछता है, संचार उपग्रह किस मंडल से है, तो बहिर्मंडल। ठीक है, संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन से संबंधित जितने भी सैटेलाइट होते हैं वो कितने कहाँ रहते हैं, किस उपग्रह, मतलब जो सैटेलाइट है कहाँ रहेंगे, संचार वाले बहिर्मंडल में रहेंगे। तभी तो आप इतना चीज़ें, मतलब नेटवर्क वगैरह ही मिलते हैं ये। बाकी दूर संचार प्रणाली से संबंधित जो है आयन मंडल है। ठीक है, ये अपने आप में क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसके बाद एक दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये आयन मंडल से। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं समझाया जाता है, एक को बोला जाता है उत्तरी, इसको रट्टा मार दो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, वनडे एग्जाम के हिसाब से रट लो इसको, उत्तरी ध्रुवी प्रकाश। उत्तरी ध्रुवी प्रकाश इसको बोला जाता है ऑरोरा बोरेलिसिस। ठीक है, वह दक्षिणी ध्रुवी प्रकाश, दक्षिणी ध्रुवी प्रकाश, इसको क्या बोला जाता है अपने आप में, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, यानी इसको बोला जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, और इसको बोला जाता है अपने आप में ऑरोरा बोरोलिस। ये कहां पाए, किस मंडल से संबंधित अगर पूछता है तो यह है आयन मंडल। ठीक है, इसी से संबंधित है, आयन मंडल से संबंधित, बहुत पेपर में पूछता है। तो जो एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है उससे अगर प्रश्न आ गए, इतने से आपका क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, इससे आगे आप लोग देखें।
अगर आपका इतने से बन गया तो वायुमंडल से बन जाएगा। इसके बाद आप लोग अपने सिलेबस में देखना, लास्ट में एक टॉपिक लिखा है उसने विश्व भूगोल के अंदर, उसमें लिखा अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, और हम भी पढ़ लेते तो हमारा विश्व भूगोल का लगभग इतने पोर्शन से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन जितने भी आएंगे। ठीक है, लिखो 4th टॉपिक लिखो, बिल्कुल डटे रहना है। ठीक है, हटना पीछे है ही नहीं। क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो ज्ञान तो बढ़ेगा, कभी ना कभी काम तो आता है। अंतरराष्ट्रीय देखो, पढ़ा हुआ बच्चों कहीं भी बेकार नहीं जाएगा, हमेशा इसको याद रखना लाइफ में। ठीक है, पढ़ी हुई चीजें कहीं भी वेस्ट नहीं जाती, इसको याद रखना। अंतरराष्ट्रीय सीमा में आपको सबसे पहले लिखो, राइन नदी किन 2 देशों की मध्य सीमा बनाती है। राइन नदी, मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि राइन नदी कहाँ बहती है, यूरोप में। तो यूरोप में 2 देश हैं, एक फ्रांस और जर्मनी, उनके बीच कहीं ना कहीं किसी न किसी पोर्शन पे सीमा बनाती है। ठीक है, फ्रांस प्लस जर्मनी के बीच कौन सी बनाती है बच्चों, राइन नदी बनाती है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट करो, रियो ग्रांडे नदी किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका व मैक्सिको के बीच। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका व मैक्सिको के बीच कौन सी बनाती है, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा विक्टोरिया झील किन किन के बीच है, विक्टोरिया झील पता है ना आपको, अफ्रीका में विक्टोरिया झील। ये 3 देश हैं बच्चों, इन 3 देशों का नाम है तंजानिया, युगांडा और केनिया, इनकी बाउंड्री पर है। ठीक है, लिखो तंजानिया, युगांडा और केनिया। तंजानिया, युगांडा, केनिया। अब इस सीमा किसके बीच बनाएगी, एक तंजानिया युगांडा, एक युगांडा केनिया, एक तंजानिया केनिया। ठीक है, तो पहला क्या क्या हो गया, देखो तंजानिया एक ही हो गया, तंजानिया और ये एक नंबर इसको डाल दो, कुछ भी 2 इसको डाल दो, 3। यानी कहीं ना कहीं इन 3 देशों का कभी क्या पता क्वेश्चन ऐसे पूछ देते, विक्टोरिया झील इनमें से किनके बीच नहीं है, तो ये 3 तो है ही हैं, तो इनके बीच आपसी क्या बनाती है, सीमा बनाती है। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, बाकी ये तो पता ही है आपको, बताने की नहीं है, जरूरत ही नहीं है। डोरंड रेखा पता ही होगा ना यार, पता नहीं ये भी। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये तो पता ही होगा ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। रेड क्लिफ पता होगा, रेड क्लिफ लाइन किसकी भी सीमा बनाती है, पता है नहीं पता है, बता देना कमेंट करके किसकी भी सीमा बनाती है। ठीक है, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, जो भी लिखते हो कमेंट सेक्शन में बता देना, इतना हल्का भी नहीं आता तो फिर क्या कह सकते हैं। ठीक है, मैकमोहन रेखा इंडिया चाइना, भारत और चाइना के बीच बनाती है, और मैकमोहन रेखा 1914 में इसको डिसाइड किया गया था। ठीक है, 1914 में इसको क्या किया गया था, डिसाइड किया गया था कि ये कौन से। ठीक है, इसके अलावा 2 लिखने हैं आपको, एक लिखना 38वीं समांतर रेखा, एक 49वीं समांतर रेखा। लिखो 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा। 2 कोरियन कंट्री है, उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया। ठीक है, कोरिया प्लस दक्षिणी कोरिया की बीच क्या बनाती है, सीमा बनाती है। इसी प्रकार से एक 49वीं समानांतर रेखा है, ये बनाती है बच्चों यूएसए प्लस कनाडा के बीच सीमा। ठीक है, और लास्ट है जो इसके बाद आता है सीमा वाला, वो क्वेश्चन है मैगी-नाट रेखा। ठीक है, मैगी-नाट रेखा बनाती है अपने आप में किसके बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच। यहां लिख देता हूं मैगी-नाट रेखा, मैगी-नाट रेखा ये बनाती है बच्चों जर्मनी और फ्रांस के बीच। क्या लिखोगे, इधर लिख देता हूँ, दिख जाएगा ना, जर्मनी प्लस फ्रांस के मध्य क्या करती है, अपने आप में बाउंड्री बनाती है। ठीक है, तो क्यों सिर्फ आपको भूगोल ही पढ़ाया जाए, कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं किसके अपने आप में, ये पॉलिटी वाले। ठीक है, तो 5वां लिखो थोड़ा सा, जिससे मुझे लगता है कि प्रश्न आ सकता है आपका। इसका ये कहीं भी मतलब नहीं है कि आपका वो हल्का है टॉपिक। ठीक है, नीति आयोग, नीति आयोग, NITI। ठीक है, सबसे पहले इसका गठन कब हुआ था, हल्के से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, पेपर बैलेंस बनता है 1 जनवरी 2015। किसके स्थान पर बना, यानी इससे पहले क्या था, किसके स्थान पर ये बना बच्चों, योजना आयोग, योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, ये नीति आयोग जो गठन किया गया था, कौन से पीएम ने किया था,
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, मोदी जी ने, ठीक है। पीएम कौन थे उस टाइम पे? मोदी जी थे, यानी मतलब है नीति आयोग का, लेकिन जिस टाइम पे गठन की बात चल रही है, ठीक। इसके अलावा आपको याद रखना नीति आयोग किस सिद्धांत पे काम करता है, इसका थ्योरी क्या है, मतलब किस सिद्धांत पे काम ये करता है? सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, सहकारी संघवाद। सहकारी मतलब कॉपरेट, एक दूसरे को सहयोग के आधार पे हमारा यूनियन होगा। जैसे संघवाद किसको बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, इनके बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, एक से अधिक स्तर पे सरकारें होती हैं। तो ये एक प्रकार का जो कॉन्सेप्ट होता है फेडरलिज्म कहलाता है, यानी संघ यानी यूनियन जो कहलाता है, ठीक है, संघवाद या संघ। तो अगर इनके बीच आपस में सहयोग होगा, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होगा, तो उस सिद्धांत को बोला जाता है सहकारी संघवाद, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसको इसीलिए नीति आयोग को सहकारी संघवाद, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन सा एक सहकारी संघवाद के आधार पर कार्य करता है। पहला नीति आयोग, दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय जो भी होते हैं या क्षेत्रीय परिषद है। तो इसको ध्यान रखना, वो इसीलिए सहकारी संघवाद कह रहा हूं क्योंकि इसकी जो बॉडी है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कौन होते हैं देखो। इसमें एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, इसके अलावा राज्यों के सीएम होते हैं, और जो अंडमान निकोबार वगैरह है उसका क्या है अपने आप पर उपराज्यपाल, यानी इसमें एक अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं, पता होगा ना, एक उपाध्यक्ष होते हैं इनके, 3 पूर्णकालिक सदस्य जो कैबिनेट मंत्री के रैंक के होंगे, पूर्णकालिक सदस्य, ठीक है। इसके अलावा राज्यों के सीएम होंगे, राज्य सीएम, जिसमें कौन कौन? दिल्ली एंड कौन कौन सा हो, पड्डुचेरी भी है, ठीक है, ये भी हो गए, इनके सीएम भी हैं, मतलब दिल्ली और पड्डुचेरी भी ऐड कर दिया मैंने इसमें, ठीक है। प्लस अंडमान एंड निकोबार का वगैरह के उपराज्यपाल, यानी कहीं ना कहीं जो अपने आप में है इतने लोग इसमें होते हैं, इसीलिए इसको बोला गया सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे ये काम करता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक पहले चलता था, वो भी है राष्ट्रीय विकास परिषद, लिखो, इसकी स्थापना पूछता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी, और इसका अध्यक्ष जो होता है पीएम होता है, ठीक है। इसके में भी अध्यक्ष कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, ठीक। ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं देखे जाओगे तो सहकारी संघवाद में ही, इसमें भी पीएम होता है। इसमें कौन कौन होते हैं सदस्य? लिखो, पीएम प्लस संघीय मंत्रीगण, क्या क्या लिखोगे? पूरा ब्रैकेट में लिखा, पीएम प्लस संघीय मंत्रीगण प्लस सीएम, सभी राज्यों के सीएम प्लस, ठीक है, यूटी के सीएम व उपराज्यपाल, यानी इसमें भी लगभग सब होते हैं, जैसे पीएम, मंत्रीगण यानी सेंटर के मंत्रीगण, राज्यों के सीएम प्लस यूटी के सीएम या उपराज्यपाल जो भी है, यानी यूनियन टेरिटरी, ठीक है, वो संयुक्त ये अपने आप में जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, और इसके अलावा नीति आयोग के सदस्य, यानी इसमें सब होते हैं, नीति आयोग के सदस्य भी इसमें होते हैं। तो राज्य और नीति आयोग के बीच समन्वय बनाने का ये काम करता है, ठीक है। देखो, राज्यों व नीति आयोग के बीच समन्वय बनाने का काम करता है कौन? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। कौन कौन होते हैं इसमें? पीएम होता है, मंत्रीगण होते हैं, इसके अलावा कौन होते हैं? राज्यों के सीएम होते हैं, यूटी के कौन होंगे अपने आप में? सीएम या उपराज्यपाल, जहां भी हैं जो भी हैं, और नीति आयोग के सदस्य, ठीक है। ये इसके क्या होते हैं? अपने आप में मेंबर होते हैं नीति आयोग का। अब जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट और अंतिम टॉपिक है, छठा, प्रमुख संवैधानिक निकाय लिखो। संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय का क्या मतलब है बच्चों? जिसका उल्लेख संविधान में है, ठीक है, संविधान में उल्लेख लिखो, जिसका आर्टिकल है, मतलब जिसका संविधान में उल्लेख, ठीक है, इसको बोला जाता है संवैधानिक निकाय। तो प्रश्न क्या पूछता है? इनमें से कौन संवैधानिक है, कौन गैर संवैधानिक है? एक सांविधिक होता है, ठीक है। देखो, संवैधानिक अलग चीज है। देखो, 3 टर्मिनोलॉजी लिखो, ये कंफ्यूज मत करना हो। संवैधानिक कौन सा है पूछेगा, एक पूछेगा गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वैधानिक, ठीक है। एक पूछता है सांविधिक, सांविधिक अलग हो जाएगा, ठीक है। सांविधिक, कई बच्चे क्या करते हैं, संवैधानिक और सांविधिक को एक समझ देते हैं। सांविधिक होता है बच्चों स्टैट्यूटरी, यानी स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो सरकार ने एक्ट के माध्यम से बनाया होता है, यानी संसद के कानून से जो बनता है। इसको लिखो, ये क्या होता है? संसद के कानून से संसद के
कानून से बनता है ये वाला, ठीक है, जिसमें एक्ट होगा, यानी एक सदन ने पास किया, दूसरे ने, फिर उसके बाद सरकार ने उसमें एक्ट बनाया। जैसे हरित प्राधिकरण है, ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में बना था। ऐसे कई ऐसे एक्ट होते हैं, यानी मानवाधिकार संरक्षण का आयोग वगैरह, ये सब जो एक्ट से बना रखे हैं सरकार ने, वो संसद के कानून से, उसको सांविधिक बोलते हैं। संवैधानिक क्या होगा, जिसका संविधान में उल्लेख है, आर्टिकल है जिसका, ठीक है, संविधान उल्लेख। और एक गैर संवैधानिक होता है। तो गैर संवैधानिक और सांविधिक एक ही, मतलब गैर संवैधानिक और सांविधिक एक ही थाली के दो भाई हैं, ठीक है। अगर प्रश्न संवैधानिक और गैर संवैधानिक का पूछता है तो ये सब गैर संवैधानिक में आ जाएंगे, ये दोनों गैर संवैधानिक में आ जाएंगे। लेकिन स्पेशली ये पूछता है कि इनमें से कौन सांविधिक है, और उसमें ये वाला ऑप्शन हटा के यहां वाला देगा, तो वहां कंफ्यूज मत करना है, ठीक है। तो याद रखना कौन सा कानून से बनाया गया होगा। देखो इसमें क्या क्या लिखोगे बच्चों, इसके आर्टिकल कॉमेंट सेक्शन में लिखना। तो एक बार क्या क्या लिखते हो, अंतरराज्यीय परिषद 262-63 के आसपास होगा कहीं, ठीक है। अंतरराज्यीय परिषद, ये एक संवैधानिक आयोग है, इसको ध्यान रखना। और ऑप्शन देगा क्षेत्रीय परिषद, तो गलत हो जाएगा, क्षेत्रीय परिषद नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वित्त आयोग आर्टिकल 280, ठीक है, आर्टिकल नंबर कौन सा होगा, 280, यानी वित्त आयोग का प्रावधान किसमें पूछता है। इसके अलावा जो पूछता है चुनाव आयोग 328 से 329-28 तक कहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 324 से इसका शुरू होता है, आगे को चलता है, लिख लेना कहाँ तक है, 28-29 तक होगा। इसके अलावा यूनियन पब्लिक सर्विस लोक सेवा आयोग, ठीक है, चाहे केंद्र का हो या राज्य का, लोक सेवा आयोग, ये भी संवैधानिक संस्था है, चाहे वो केंद्र की हो, सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, ठीक है, दोनों जगह की लिख दिया मैंने। इसके अलावा कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 के आसपास, 148 ऑनवर्ड्स, ठीक है। इसके अलावा भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 46, ठीक है। इसके अलावा भारत में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग है, ठीक है, लिखो नेशनल एससी कमीशन, ठीक है, एससी कमीशन लिखो, नेशनल एससी कमीशन और नेशनल एसटी कमीशन, ठीक है। यानी एससी के लिए जो आयोग है और एसटी के लिए जो आयोग है, दोनों संवैधानिक संस्था है। एससी वाला जो आयोग है बच्चों, वो क्या है 338, और एसटी वाला जो है 338 का ए है, ठीक है। ये है बहुत बार पूछा जाता है, आर्टिकल 338 और ये 338 का ए, ठीक है। ये एसटी के लिए 338 का ए है, जबकि एससी के लिए 338 है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से एक लिखो महाधिवक्ता, महाधिवक्ता राज्यों में होते हैं ना, तो 165 अनुच्छेद 165 लिखना है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण जो है संवैधानिक बॉडी है। इसके अलावा गैर संवैधानिक लिख लो एक, ठीक है। गैर संवैधानिक में लिख लो आप नीति आयोग लिख लो, राष्ट्रीय विकास परिषद लिखो, इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लिखो। गैर संवैधानिक खुद ही लिखना है, ठीक है, मैं लिखा देता हूं आपको। गैर संवैधानिक लिखो, गैर संवैधानिक बॉडी लिखो, पहला लिख लो आप, गैर संवैधानिक लिखना है, ठीक है। गैर संवैधानिक यानी जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। लाइक नीति आयोग पहला, सेकंड लिखो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, थर्ड लिखो आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, फोर्थ लिखो आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, फिफ्थ लिखो आप केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी, सिक्स्थ लिखो आप लोकपाल वगैरह, ठीक है, लोकपाल लोकायुक्त, ये सब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, लोकायुक्त। सेवंथ लिख लो आप सूचना आयोग, सूचना इंफॉर्मेशन कमीशन, कहे का, चाहे नेशनल का हो या स्टेट का हो, ठीक है, जहां का भी हो। तो आपको क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, नीति आयोग की स्थापना आपको पता है, एनडीसी मैंने बता दी, ह्यूमन राइट कमीशन 1993 के आसपास, सीबीआई छोड़ देना है, सीबीसी का गठन देखना है, सीबीसी का 1964 है, कितना चेक कर लेना है, ठीक है, 1964, इसको बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना देख लेना है, ठीक है। एक अंतरराज्यीय परिषद मैंने आपको बताया था, उसका आर्टिकल 262-63 कितना है वो चेक कर लेना। एक केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी, बाकी इनकी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली महत्वपूर्ण क्या थे, आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थे, ठीक है। इसी के साथ डे 4 आपका क्या होता है, एंड होता है। इसको रिवीज कर लेना, रिवीजन कर लेना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।